अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 29 में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक प्रोजेक्ट कम्प्लीटली किस तरह से बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। आज के जो क्लास है उसके लिए हम जो प्रोजेक्ट रख रहे हैं वो आप एक ब्रोशर के लें या मैगज़ीन के लें, कुछ भी के लें, तो वो एक मल्टी पेज होगा और उसके अंदर हम कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लेंगे जिस टॉपिक के ऊपर हमने बनाना होगा, और फिर उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सेटअप किस तरह से करना है अपने पीसी के अंदर, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स, उन सारी बातों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो आप नोटबुक वगैरह साथ रख लीजिएगा ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे होते हैं उसकी ब्रीफ़ हमें मिलती है क्लाइंट की तरफ से, यानी कि क्लाइंट हमें बताता है कि आपने क्या बनाना है और कंटेंट वगैरह उसका जो भी होता है वो क्लाइंट हमें देता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास कंटेंट वगैरह तो कोई मौजूद नहीं है, तो हम अपने ही पास से कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे और हम ख़ुद को कोई ना कोई कंटेंट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पीसी के ऊपर आ जाएं, डेस्कटॉप वगैरह पर या डी ड्राइव, जहाँ भी आप अपना डेटा सेव करते हैं। फ़िलहाल मैं अपना डेटा डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर सेटअप करना है। सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बना लें। ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फ़ोल्डर का नाम रखना है आपने, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ ब्रोशर, और ब्रोशर फिर किस चीज़ का ब्रोशर, तो आप क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं, और जो एक्चुअल आपका टॉपिक है तो हाउ टू बाय आ हाउस। ठीक है, अब मैं एक ब्रोशर बनाना चाहता हूँ जिसका टॉपिक होगा हाउ टू बाय आ हाउस। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर सेटअप कर लिया। अब इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर मुझे तमाम काम करना है, ताकि जब मैं इस फ़ोल्डर को मूव करूं, यानी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है अपना लैपटॉप चेंज करने की, या मुझे ज़रूरत पड़ती है इस फ़ाइल को, इस पूरे ब्रोशर की फ़ाइल्स को किसी और को सेंड करने की, तो मैं कम्प्लीटली इस फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके यहाँ पर ज़िप करूँगा, ऐड टू आर्काइव, यहाँ पर रर या ज़िप दोनों में से कुछ भी, ये मैं ज़िप बनाऊँगा इसकी और इस ज़िप को कम्प्लीटली सेंड कर दूँगा। तो इस वजह से मैं अपनी तमाम फाइल्स इस फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले कौन सी होगी? यकीनन एक इलस्ट्रेटर की फ़ाइल। तो इलस्ट्रेटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है मुझे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो कंट्रोल एन के बाद मुझे यहाँ पर साइज़ लेना है। तो लेट से A4 ले लेता हूँ मैं। A4 सेलेक्टेड है। ठीक है, आर्ट बोर्ड्स मुझे चाहिए इसके 5 आर्ट बोर्ड्स मैं ले रहा हूँ। कलर मोड CMYK के, क्योंकि ये प्रिंट होगा, ज़ाहिर सी बात है। और क्रिएट, यहाँ पर A4 साइज़ पर 5 आर्ट बोर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं। अब ये हमारी एक मेन फाइल होगी। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक बस बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया और फाइल को सबसे पहले करवाता हूँ सेव। Ctrl+S दबाऊँगा अगर तो भी सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वरना फाइल के अंदर जाके सेव। अब मुझे वो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर मेरे फाइल्स मौजूद हैं या मुझे फ़ाइल्स ऑलरेडी रखनी है। तो इस केस में मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर मौजूद है यहाँ पर, और इसके अंदर मुझे अपनी तमाम फाइल्स को सेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इंडेक्स दे सकता हूँ, ठीक है, और सोर्स फाइल दे सकता हूँ इसको नाम। जो भी आपको मुनासिब लगता है आप इसको नाम दे सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक फ़ाइल का नाम देता हूँ, लेट्स से ब्रोशर डैश एडिटेबल। मैंने एक फ़ाइल का नाम दिया है ब्रोशर डैश एडिटेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ाइल है ब्रोशर की है और ये एडिटेबल है, यानी कि मैं इसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। अब ये मैंने क्यों लिखा है वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये वाला जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा आप इस पर सिंपली ओके कर दें। अभी आपकी AI फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर सेव हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डेस्कटॉप के ऊपर जो फ़ोल्डर मौजूद था ये रहा, हाउ टू बाय आ हाउस। इसके अंदर एक फ़ाइल आ चुकी है इलस्ट्रेटर की, जो है ब्रोशर एडिटेबल। अभी अगर मैं यहाँ इलस्ट्रेटर से इसको क्लोज़ कर दूँगा और फिर यहाँ इस फ़ाइल को राइट क्लिक करके ओपन करूँगा तो वही फ़ाइल मेरे पास ओपन होगी। ठीक है, तो मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। और अब जब मैं फ़ाइल को सेव करूँगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सेव करना है, बल्कि ऑलरेडी ये इसी फ़ाइल के ऊपर अपडेट करेगा सारी चेंजेस। तो इस तरीके से ये सेविंग फ़र्स्ट टाइम में और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स वर्किंग करती है।
अब मुझे सबसे पहले बनाना है टाइटल पेज अपने ब्रोशर का या अपने मैगज़ीन का, जो भी आप कह लें इसको। तो मुझे इसका टाइटल पेज बनाना है। तो टाइटल पेज बनाने के लिए मैं गूगल पर आ जाता हूँ और गूगल पर मैं आके एक हाउस की पिक्चर सर्च कर लेता हूँ, हाउस पिक्चर, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें समझ आ रही है इनके अंदर और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर्स। तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी पिक्चर चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, जिनकी वजह से एग्जैक्ट पिक्चर हम यानी कि इस तरह वाली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आएगा जो कि बहुत बुरा लगेगा। तो हमें चाहिए पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। ये वाली जो पिक्चर्स हैं ये ज़्यादा मुनासिब है हमारे लिए और इन्हीं को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये वाली मुझे ठीक लग रही है। मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। अब ये देखें, ये यहाँ पर आ चुकी है और मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप से इलस्ट्रेटर के अंदर लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेकर आऊँगा। वजह क्यों है? वजह क्या है कि फ़ोल्डर के बाहर मौजूद है ये फ़ाइल। ये देखें, ये फ़ोल्डर है ना, मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर डालनी है और उसके बाद फिर मुझे ये इस्तेमाल करनी है। तो अभी ये यहाँ पर मेरे पास एरर दे रहा है और फाइल वैसे भी एक दूसरे फॉर्मेट है .avif, मुझे jpg चाहिए। तो मैं इस फ़ाइल को फ़िलहाल छोड़ देता हूँ यहाँ पर और कोई दूसरी फ़ाइल देख लेता हूँ या कोई दूसरी पिक्चर देख लेता हूँ। ये कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन रेज़ोल्यूशन अगर इसकी ख़राब हुई तो इसके अंदर वाटर मार्क भी आ रहा है वैसे। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये पीएनजी इमेजेस है। अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा तो ये पीएनजी इमेज आ गई। लेकिन अगर यहाँ पर एक विज़िट का बटन दिख रहा है, मैं विज़िट को क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा जहाँ से ये इमेज आ रही है, लिस्ट जो हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ हाउस, तो यहाँ पर ये कुछ पीएनजी इमेजेस ऑलरेडी दिखा रहा है। तो ये देख लेते हैं। ओरिजिनल पीएनजी ये है। डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि वो मुझे ज्वाइन करने को बोल रहा है। तो इसका मतलब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मुझे इतनी लंबी नहीं करनी। पीएनजी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पीएनजी फ्री इमेजेस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। ये मैंने एक क्यूरी लिखी है। अब यहाँ पर मुझे पीएनजी ट्री एक वेबसाइट मिल गई। यहाँ पर तमाम पिक्चर्स जो हैं बैकग्राउंड नहीं होगा इनका, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली होंगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाउस। पीएनजी ट्री वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको हाउसेस नज़र आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करें। कुछ थोड़े अजीब से भी हैं, खैर है, चल जाएंगे। दूसरी वेबसाइट फ्री पिक भी है। जब आप बैक करेंगे गूगल रिज़ल्ट्स के अंदर तो ये देखें, फ्री पिक टॉप पर आ रही थी। फ्री पिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री पिक के अलावा फिर ये फेव पीएनजी है। तो मतलब काफ़ी सारी आपको वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं जिसके अंदर आप अपनी क्यूरी को सर्च करके और रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो दूसरी वाली है ये मुझे कुछ बेहतर लग रही है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने किया डाउनलोड पीएनजी। तो ये भी मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है, बस इसीलिए मैं इन वेबसाइट्स को यूज़ नहीं करता। मैं डायरेक्ट गूगल से हासिल कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है इस तरह का, क्योंकि ये वेबसाइट्स लंबी बहुत करती हैं कि पहले आप साइन अप करें और दूसरी सारी चीज़ें। तो ये इमेज मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इसके अंदर वाटर मार्क लगा है। अच्छा, ये वही पिक्चर है बेसिकली। मैं इसको राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लेता हूँ। तो ये तो भी ये AVIF आ रही है, यानी कि फ्री पिक से जो हम सेव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में आ रही है, AVIF। तो अब मैं गूगल में क्या लिखूँगा, AVIF to JPG।
तो आपको एक नई चीज़ पता चल जाएगी कि हम चीज़ें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट फ़ाइल, जो मैंने अभी डाउनलोड की है। ओके, तो डाउनलोड हुई है यहीं पर या डेस्कटॉप पर हुई होगी। ये रही सिंपल हाउस, इसको मैंने अपलोड किया, कन्वर्ट किया, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये देखें, अब ये वेबसाइट से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे डाउनलोड हो चुकी थी, मैंने शायद दोबारा कर लिया है, यस। तो अब ये JPG इमेज आ चुकी है, ये देखें, ठीक है। तो अब ये मेरे पास कहाँ मौजूद है, डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। मैं वापस अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और डाउनलोड्स के अंदर एक पिक्चर मौजूद है JPG फॉर्मेट में, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, कट, इसको क्लोज़ करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 फाइल्स आ गई हैं, एक JPG है और एक मेरी एडिटेबल फ़ाइल, मेरी सोर्स फाइल जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको लंबे नाम को चेंज कर लेता हूँ, हाउस, सिंपल house.jpg, और अब मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। और अभी आगे चलकर मैं इसको बताऊँगा कि क्यों मैंने ऐसा किया है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने हाउस एक यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहें अगर आप तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ जो कि इस ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और फिर अब मुझे टाइटल लिखना है इसका, जो भी मेरे ब्रोशर का टाइटल है। तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, हाउ टू बाय अ हाउस, ये मैंने लिख लिया। अब फ़ॉन्ट हमने ऑलरेडी डाउनलोड करना सीख लिए थे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। मैं यहाँ पर एक चूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है बेबस न्यू, ठीक है। और मैं इसको 2 लाइन में ब्रेक भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सेट कर लिया है इसको, कलर मैं इसको यही वाला ब्लू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने सेट कर लिया, हाउ टू बाय अ हाउस। और फिर अब मैं एक छोटी सी लाइन और लिख लेता हूँ, नो द सीक्रेट्स, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट मुझे अलग रखना है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, लाटो बोल्ड। और इसका कलर मैं रखूँगा ये वाला ब्राउन या ये वाला ब्राउन, यस। और S को बड़ा कर लेते हैं, T को भी बड़ा कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा सा सेटअप बन जाएगा हमारा। इन दोनों को पकड़ के मैंने सेंटर किया। चाहें तो हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बेहतर है। तो ये हमारा कवर पेज बन चुका है। अब हमें बनाना है इसका सेकंड पेज, जो ज़ाहिर सी बात है एक डिफरेंट टॉपिक होगा। हम गूगल पर लिख लेते हैं सेम क्यूरी, हाउ टू बाय अ हाउस। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लिंक्स आ गए, कोई सा भी ओपन कर लें, जैसे ये रैमजी सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपको 10 स्टेप्स मिल गए, यानी बेसिकली कंटेंट मिल गया आपको। तो आप यहाँ पर 10 स्टेप्स वाला कंटेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मुनासिब लग रहा है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। 10 स्टेप्स टू बाइंग अ हाउस। अब ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आ गया, पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मैं अब आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले ले लें, इसको कॉपी कर लें टॉप पर, यानी कि नीचे अपने इस्तेमाल नहीं की, टॉप पर आपने कॉपी कर लिया। अब ये जो हम कलर वगैरह और हेडिंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, कोशिश करें ये सेम साइज़ की हों। तो मैंने ये कलर रख लिया यही वाला ब्लू। फ़ॉन्ट चाहें तो यही रख लें, बेबस न्यू। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप यही रखें, वरना तो 2 फ़ॉन्ट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें किसी भी प्रोजेक्ट में। 2-3 फ़ॉन्ट बस काफ़ी हैं। अब ये मैंने इतना बड़ा रख लिया मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये 40 पिक पॉइंट्स। एक मैंने हेडिंग बनाई है बेसिकली, ये देखें, जिसका साइज़ है 40 पॉइंट्स, जिसकी लीडिंग है 40 पॉइंट्स, और इसको मैं कर लेता हूँ 0, ठीक है। तो अब ये जो सेटिंग आपने यहाँ पर रख दी है ना, अब आपने इसी को हर हेडिंग के अंदर लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक हेडिंग ऐसी है और दूसरी हेडिंग ऐसी हो,
या तीसरी हेडिंग आपकी ऐसी हो। ऐसा नहीं करना। इस तरह प्रोजेक्ट की जो लुक है वो प्रोफेशनल काम जो होता है इस तरह से नहीं होता, बल्कि हम ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने डिफ़ाइन कर लिया कि मुझे एक ये कलर इस्तेमाल करना है, दूसरा ये कलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे पता चल गई। अब मुझे ये पता चल गया कि हेडिंग का साइज़ मुझे ये रखना है। अगर कोई सब हेडिंग है, यानी कि हेडिंग के बाद भी अगर कोई हेडिंग आ रही है, तो मैं उसका साइज़, टाइटल पेज पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मैं टाइटल पेज के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटल पेज मुख्तलिफ ही होता है। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे ये कुछ इस तरह से करना है, लाइक ये होगा, ये सेटअप मैं करना चाह रहा हूँ कि ये मेरी मेन हेडिंग होगी, ये मेरी सब हेडिंग होगी। और फिर अगर उसके बाद कोई पैराग्राफ है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पैराग्राफ का जो कलर होगा यकीनन ब्लैक होगा, मैं इसको ब्लैक करता हूँ। और ये बोल्ड नहीं होगा, यकीनन रेगुलर होगा। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो यकीनन हेडिंग से छोटा ही होगा, तो मैं इसको 14 पॉइंट्स कर लेता हूँ। अब ये मेरा पैराग्राफ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको कुछ आगे पीछे इस तरह करूँ, लाइक दिस, और इन तमाम को मैं लेफ़्ट अलाइन कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब पेजेस लेफ़्ट अलाइन चलेंगे हमारे। तो अब देखें, मैंने एक चीज़ बना ली है, एक ये कह लें कि मैंने एक असूल बना लिया। ठीक है, एक रूल मैंने क्रिएट कर लिया अपने लिए कि हेडिंग होगी तो ऐसी होगी, सब हेडिंग होगी तो ऐसी होगी, पैराग्राफ होगा तो ऐसा होगा। अब मैं इन तमाम को कर लेता हूँ ऊपर की तरफ कॉपी, ताकि आगे से मैं इसको क्रिएट कर सकूँ। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमने पढ़ा था सेफ मार्जिन्स, तो अब सेफ मार्जिन को भी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, ये पॉइंट्स के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं दबाता हूँ Ctrl+R, ये मेरे पास रूलर्स आ गए। पॉइंट्स को रूलर पे राइट क्लिक करें और पॉइंट्स को इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर लें, और फिर बॉक्स लें, रेक्टेंगल, स्क्रीन पर सिंगल क्लिक करें, यानी आपने ऐसे ड्रैग नहीं करना बल्कि सिंगल क्लिक करना है, और 0.125 विद और हाइट सेम रख के आप इसको क्रिएट कर लें। तो ये आपके पास एक बॉक्स आ गया है। अब इस बॉक्स से आप मार्जिन्स लगा लें। मैं इसको जूम करता हूँ, वैसे बहुत ही छोटा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेफ मार्जिन के लिए अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही रखें, तो मैं इसको 0.5 और 0.5 बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने बेसिकली ये किया है कि आधा इंच चारों साइड से मैं गैप रखूँगा ताकि ख़राब ना हो मेरा डिज़ाइन। तो ये मैंने एक बॉक्स रखा। अब रूलर लगाऊँगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक हो गया। और फिर इसी को नीचे लेकर आऊँगा, यहाँ से अलाइन कर लेता हूँ राइट और बॉटम, तो ये बॉटम पे चला गया। जूम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपका डिज़ाइन तो हो सकता है इन जगहों पर, आपका टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लेता हूँ। इस बॉक्स को अभी हटाते हैं। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, लाइक दिस। अब ये मैंने गाइड्स का एक सेटअप क्रिएट किया है जो मुझे हर पेज पर करना है। ठीक है, तो आप उसको हर पेज पर कर लें। वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको हर पेज पर करने के, लेकिन अभी आप मैनुअल करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो टूल्स की और काम करने की। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक गाइड ये लगाई, और अब इसको राइट अलाइन करता हूँ बॉक्स को, और दूसरी गाइड लगाऊंगा इस पेज पर ये। ठीक है, ख़राब हो गई है यकीनन, तो अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। गाइड मेरी लॉक हो चुकी है बेसिकली, तो मुझे गाइड को अनलॉक करना है। मैं व्यू के अंदर आऊँगा और यहाँ कहीं होगा गाइड्स का ऑप्शन, ये रहा गाइड्स, अनलॉक गाइड्स, ये देखें। तो अक्सर ऐसा होता है कि काम करते करते आपकी गाइड्स लॉक हो जाती हैं, तो आपने यहाँ से अनलॉक कर लेना है। अब इस पेज पर आ जाएं, और यहाँ पर मैंने एक गाइड लगाई, इसको क्लिक किया, राइट अलाइन, और यहाँ से ड्रैग करके एक दूसरी गाइड लगा ली। ठीक है, अब मैंने तमाम पेजेस पे गाइड लगा ली हैं। जब ऊपर वाले दो पर लगाई थी तो नीचे वाले दो पर खुद लग गई हैं, लेफ़्ट वाली लेकिन ओनली।
अब मुझे टॉप राइट वाली टॉप और बॉटम वाली लगानी है, तो ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, लेफ़्ट और टॉप, और अब टॉप से लेकर आऊँगा, ये मैंने लगा दी है। और अब इसको मैं कर देता हूँ बॉटम राइट, और अब टॉप से लेकर आऊँगा। बेसिकली हर पेज पर मैं ये गाइड का एक सेटअप कर रहा हूँ, जिससे मुझे हर पेज पर पता होगा कि बाउंड्री क्या है मेरी, और उस बाउंड्री के अंदर अंदर मुझे तमाम टेक्स्ट को रखना है। अब देखें, मैं आपको एक और मसला बता देता हूँ। मैंने रखा बॉक्स यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट दबाऊँगा तो ये देखें, ये उस वाले आर्टबोर्ड के लेफ़्ट में जा रहा है। हालांकि मैंने इसको बोला कि इस पे तो मैंने रख दिया है, तो इसके लेफ़्ट में आओ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने आर्टबोर्ड पर एक बार क्लिक कर देना है। आपने ये आर्टबोर्ड पर क्लिक कर दिया, लेफ़्ट क्लिक सिंपल। अब इस बॉक्स को सेलेक्ट करके लेफ़्ट करेंगे तो ये देखें, अभी आपका इस आर्टबोर्ड के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो अब ये देखें, ये लास्ट पेज का खुद ही सेटअप हो चुका है। तमाम 5 के 5 पेजेस पर मैंने एक बाउंड्री बना ली है, जिससे मुझे पता है कि काम करना है इसी के अंदर करना है। फाइल सेव करते हुए काम चलेंगे, ताकि अगर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इलस्ट्रेटर अचानक बंद हो जाता है, जो कि बहुत बार होता है क्रैक सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो आपने फ़ाइल को सेव करते हुए चलना है, हमें कोई नुकसान ना हो। अब मुझे इन हेडिंग्स को यूज़ करना है, तो मैं इस हेडिंग को लेकर आता हूँ सबसे पहले मैदान के अंदर, और इसको इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ और टॉप पर अलाइन कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक हेडिंग पता चल गई। हेडिंग के बाद ये कुछ इसके अंदर देखें सब हेडिंग नहीं थी, तो मैं डायरेक्टली ये लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, पैराग्राफ मेरा। और इसको भी मैंने सेम, अब देखें गाइड्स लगाने का फ़ायदा आपके पास ये होता है कि कितनी आसानी से आपने इसको अलाइन कर लिया। अब ये मैंने किया। अब ये मुझे तमाम रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर इंटर किया और ये तमाम पेस्ट कर दिए। लेकिन अब मुझे नंबर लिखने पड़ेंगे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ क्विकली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मेरा सेटअप हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये 10 पॉइंट्स को अलहदा कर लेता हूँ इस पॉइंट से। तो मैंने कंट्रोल X किया, इसी की ऊपर की तरफ कॉपी ली और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि जब मैंने इसके साथ किया तो ये देखें, ये एक दूसरे का हिस्सा लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा हेडिंग की तरफ रखूँगा और इसको यहाँ रखूँगा। अब ये मैंने एक फासला दिया है ताकि मुझे ये पता चले कि ये जो लाइन है ये इस हेडिंग का हिस्सा है, या हेडिंग के बाद या हेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अलग होंगे। तो इस तरह आपको थोड़ा सा वर्किंग का तरीका भी पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, आगे दूसरा कंटेंट उठा लेता हूँ, जो कि एक हेडिंग है और काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, तो हम इतनी लंबी नहीं करेंगे। मैंने इन दोनों को सिंपली सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये बस एक पैराग्राफ लिया, नीचे वाली चीज़ हम नहीं ले रहे, क्योंकि डमी है, और ये पेस्ट कर लिया। जैसे ही पेस्ट किया ये देखें, ये आगे की तरफ निकल गया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल Z से वापस आता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाना शुरू किया, टाइप टूल सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है। और अब कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। अभी देखें ये रेड निशान आ रहा है, इसका मतलब कंटेंट ज़्यादा है आपका। तो मैं इसको और ड्रैग करता हूँ जब तक ये रेड निशान गायब ना हो जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इस लाइन को डिलीट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक रूलर लगाता हूँ टेम्परेरी। ये मैंने एक गाइड लगाई और इसको डिलीट कर दिया। और अब इसको मैंने अलाइन कर लिया इस गाइड के साथ, और अब इस गाइड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इससे मुझे बेसिकली पता क्या चला, इससे मुझे पता ये चला कि जो टेक्स्ट है सेम अलाइन हो मेरा। मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z और कंट्रोल Z। तो आप एक गाइड लगा लें यहाँ पर और इसको अलाइन कर लें उस गाइड के साथ, या पहले इसको डिलीट कर दें,
इस टेक्स्ट को, फिर इसको अलाइन कर लें इसके साथ, और अब इस गाइड को, ये जो टेम्परेरी आपने लगाई थी, डिलीट कर दें सेलेक्ट करके। ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंपली डमी प्रोजेक्ट है, लास्ट वाला पैराग्राफ उड़ा दिया। चलें जी, एक पेज हमारा रेडी हो चुका है कंटेंट का, कंट्रोल एस यानी कि सेव। फिर इसी तरह आप तमाम स्टेप्स को लिख लें। अच्छा, हमने हेडिंग चेंज नहीं की। स्टेप 1, मेक श्योर हाउ टू बाय। एक्चुअली अब इसको मैंने इस तरह किया और इसको अब मैं नीचे करूँगा। ठीक हो गया, ये मैंने अलाइन कर लिया। अब ये रैंडम अलाइनमेंट है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं इसको एक तरह से, जब मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता हूँ तो मैं इसको किस तरह अलाइन करता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इधर से इधर तक का। ठीक है, यहाँ मैं रियल बता रहा हूँ ये आपको, जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता हूँ प्रोफाइल टाइप वगैरह में, तो मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूँ अलाइनमेंट का, और फिर उसको इस तरह से, ताकि जब मेरे पास इस तरह से अलाइन करने का ऑप्शन आए तो मैं फ़ौरन से कर लूँ। ये देखें, ये मैंने कर लिया। और अब इस बॉक्स को मैं संभाल के रखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक मैं काम कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, ये बन गया आपका कंटेंट। इसी तरह आपने कंटेंट को आगे लेकर चलना है, ये तमाम कंटेंट बना लें। कुछ हम डायनामिक भी करते हैं, डायनामिक से मुराद ये वाला काम। तो मिसाल के तौर पर अब हम स्टेप 2 इसको कर लेते हैं, या हम स्टेप वाली चीज़ को छोड़ देते हैं और चलें जाने दें, डमी प्रोजेक्ट है, वैसे भी कौन हमसे आके पूछ रहा है। ये देखें, अब ये मैंने सेम इसको पूरा यही किया, कॉपी। अब ये फ़ायदा हुआ है आपका एक हेडिंग वगैरह का वो तमाम काम बनाने से। ये मैंने किया, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो मैं एक वर्ड हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। विच ऑप्शन इज़ राइट फॉर यू। मैं चाहता तो 2 लाइन में भी कर सकता था, लेकिन अभी लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने सिंपली एक पैराग्राफ लिया, ये नीचे वाला डिलीट कर दें। ये हो गया। अच्छा, एक गलती हम कर रहे हैं, क्या? ये थी मेन हेडिंग, ये थी सब हेडिंग, ये था पैराग्राफ, और हम जब अगली हेडिंग में हमने सब हेडिंग नहीं डाली तो पैराग्राफ को उसी स्पेस के साथ शुरू कर दिया जिस पर सब हेडिंग थी। तो ये हमारी गलती है। हमें क्या करना चाहिए कि इस पैराग्राफ को थोड़ा नीचे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सब हेडिंग नहीं है और पैराग्राफ थोड़ा नीचे से शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल साथ में शुरू नहीं हो जाता। तो ये हमने अपनी गलती देखी और हाथ के हाथ सुधार भी लिए। तो ये देखें, अब इस अलाइनमेंट बॉक्स को थोड़ा सा चेंज कर लें यहाँ पर, मतलब ये तो सब हेडिंग थी ना, तो ये चल जाएगी। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो फासला होना था सब हेडिंग और पैराग्राफ का होना था। ये देखें, ये सब हेडिंग और ये पैराग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा लंबा करता हूँ, ये ठीक है, ये काम होना था। तो इस तरह से हम बेसिकली अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। और जब मैंने अपनी सीवी बनाई थी तो इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट्स इस तरह की उसमें करनी पड़ी थी मुझे कि ना पूछें बस। अभी ये मैंने यहाँ पर रैंडम कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है बेसिकली, तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। या तो ये जो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। अगेन वही रैंडम, और फिर जब अलाइन करना हो तो ये रहा अलाइनमेंट बॉक्स। अब देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब किसी और का तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पर्सनली इस तरह से काम कर रहा होता हूँ, तो काम तेज़ भी होता है और आसान भी होता है। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ये कर लिया। अब राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट क्लिक, सेव इमेजेस। डेस्कटॉप पर एक हाउस है और इसको मैं करता हूँ स्टेप्स के नाम से सेव। steps.png के नाम से सेव हो चुकी है। अब मैं आता हूँ इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगेन इसके अंदर रखना है मुझे कंटेंट, दोनों गाइड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी कंटेंट का हिस्सा है, डिज़ाइन का नहीं, तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये रूलर से इस तरह बाहर जा रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे क्या है, अगर कुछ और डायनामिक चीज़ें हैं, नहीं सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट है। तो अब कंटेंट है, आप इसको कॉपी पेस्ट जितना चाहें कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अब क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको मैंने किया कॉपी और पेस्ट। ठीक है, बेसिकली अब मैं इतनी लंबी नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर हमारी, और फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं। तो ये देखें, ये काम मैंने कर लिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब इसको किया। अब मैं कुछ इमेजेस लगाता हूँ हाउस की। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और गूगल पर मैं लिखता हूँ हाउस इमेजेस कॉलेज। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मेरे पास एक इस तरह की तस्वीरें आ जाएंगी जिसके अंदर ये बहुत सारी तस्वीरें एक तस्वीर के अंदर होती हैं। तो इसको हम कॉलेज बोलते हैं बेसिकली। और अब देख लेते हैं क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगज़ीन, ये रहा मैगज़ीन। मैं बेसिकली ऐसी इमेज देख रहा हूँ जो लंबी हो। ये देखें ना आप, ये लंबी है ना, ये देखें, ये लैंडस्केप, यानी इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। मैं ऐसी इमेज देख रहा हूँ जिसकी हाइट ज़्यादा हो। तो मैं आगे लिख भी देता हूँ पोर्ट्रेट। तो इस तरह मुझे वो इमेजेस मिल जाएंगी जो कि पोर्ट्रेट फॉर्म में है, ओरिएंटेशन जिनकी पोर्ट्रेट है। ना भी मिले तो कोई गिला नहीं है, हम कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलें, ये कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन आई थिंक ख़राब हो रही है। यस, इतनी अच्छी नहीं हो रही पिक्चर्स जो हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक कॉलेज बना लेता हूँ और उससे मेरा एक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ हाउस इमेजेस। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड करनी है। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस, इसी फोल्डर के अंदर हाउस, मैं इसको 01 के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली 01 के नाम से। और अब दूसरी इमेज ये ले लेता हूँ। राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस, 02, सेम फोल्डर में। जब एक बार आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो वो फोल्डर को याद रखता है और फिर नेक्स्ट टाइम उसको उसी फोल्डर के अंदर सेव कर रहा होता है। 03, सेव इमेजेस, 04। इस टाइम मैंने 4 इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं, जिसके अंदर एक AVIF है, 2 WebP हैं, एक JPG है। मुझे तमाम की तमाम JPG चाहिए। तो तमाम की तमाम अगर मुझे JPG चाहिए तो यकीनन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फ़ाइल कन्वर्टर पर आता हूँ। सबसे पहले WebP to JPG, सबसे पहली वेबसाइट है, ओपन कर लें। ये बोल रहा है चूज़ करें फ़ाइल को, मैंने कहा ओके। डेस्कटॉप के ऊपर ये 3 WebP अपलोड। मेहनत करनी पड़ती है काम के अंदर थोड़ा सा। हम लोग पता है क्या चाहते हैं कि हलवा सब कुछ हुआ हुआ मिल जाए, तो कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता, दोनों बातें हैं। ये बहुत स्लो वेबसाइट है, मैं दूसरी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों एक साथ कर सकता हूँ, 2 और 3 कन्वर्ट। असल में मैं ऊपर अपने रूम के अंदर हूँ, इस वजह से ये नेट स्लो है मेरा। यहाँ पर देखें एक ही सिग्नल आ रहा है, तो मैं स्विच कर लेता हूँ इसको क्विकली। एक हमारी हो चुकी है अपलोड, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गई है और ये दूसरी भी हो गई है। ठीक है, मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज़, इस वेबसाइट को। और अगली थी हमारी AVIF, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AVIF to JPG। अगेन एक वेबसाइट आ गई, यही वेबसाइट है, कन्वर्ट। ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसको क्लोज़ करते हैं, वापस से फ़ोल्डर में आते हैं। ये तमाम की तमाम, सॉरी ये 3,
मुझे नई चाहिए, डाउनलोड्स में आ जाएं। डाउनलोड्स के अंदर ये 3 हैं, कंट्रोल X यानी कि कट, कंट्रोल V यानी कि पेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर कि इन तमाम को यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर तो मैं एक को लेकर आया, और ये मैंने क्यों किया, इतनी ज़्यादा इमेजेस क्यों लगाई, ये मैं आपको बता दूँगा। ठीक हो गया। लाइक दिस। और इन दोनों को पकड़ के मैंने ये कर लिया। अब ये आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है, जाने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेम एक बॉक्स बनाएं, ये वाला, जो कि आपके आर्टबोर्ड के साइज़ का हो, और आप इसको इसके ऊपर प्लेस करें और इन तमाम को सेलेक्ट करें, यानी कि इसको, इस पिक्चर को और इस पिक्चर को राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क। हो गया सेट। और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इस बॉक्स को मैं कलर करता हूँ ये वाला ब्लू। ठीक है, रिमेंबर हम सेम ब्रांडिंग के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ईयर लिख लेता हूँ 2023, और यहाँ पर इसको इस साइज़ में कन्वर्ट करके कलर वाइट या ये वाला लाइट, वाइट ज़्यादा बेहतर है, और इसको किया मैंने अलाइन, और इसको मैंने कर दिया ओपेसिटी को डाउन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन टाइप का बन गया है। वहाँ पर भी सेव किया फ़ाइल को। अब ये लास्ट पेज हमारा रह गया है। लास्ट पेज के अंदर दोबारा से आप पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2 और ये 3, 4 2 तस्वीरें और बाकी हमारे पास बची हैं। तो आप इन 2 को भी किसी तरह इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, ना भी करें तो कोई गिला नहीं है। साइज़ अलग अलग है दोनों का, लेकिन खैर है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना मकसूद है। अच्छा, जब ये काम हो ना और आपको एक साथ करना हो, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये 2 इमेजेस हैं और दोनों का साइज़ डिफरेंट है। ठीक है, मैं इसको आर्टबोर्ड से हटाता हूँ। अब दोनों का साइज़ डिफरेंट है, आपको एक साइज़ पे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जो छोटी वाली इमेज है उस साइज़ का, और फिर इस बॉक्स की ले लेंगे कॉपी, और फिर इन दोनों पे राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, हो गई दोनों एक साइज़ की। तो ये भी एक पाकिस्तानी जुगाड़ हम लगा सकते हैं। अब ये मैंने रखी यहाँ पर, और अब लास्ट में कॉन्टैक्ट पेज है। तो अब कॉन्टैक्ट पेज पे मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो मैंने इसकी कॉपी ली क्विकली, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ गेट इन टच विद अस, यानी कि हमारे साथ राब्ते में आए। और जो भी हमारा राब्ते का ज़रिया है वो ये है, दिस 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 दिस। और उसके बाद हमारे कुछ फ़ोन नंबर्स लाइक +92 313 1177 ###। अच्छा, इसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिंपली टाइप करता हूँ ये। इसको मैं कर दिया ये वाला सेम एज हेडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ जो भी है, 021 जो कि कंपनी का नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने काम कर लिया है। और www.bekarwebsite.com। ठीक है, अब ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक कॉन्टैक्ट का पेज बन चुका है। पूरा प्रोजेक्ट हमारा कम्प्लीटली रेडी है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर तस्वीरें हमने कितनी इस्तेमाल की हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 तस्वीरें हमने इस्तेमाल की हैं। ठीक है, अब देखें, मैं आपको अलाइनमेंट की एक और चीज़ बता रहा हूँ। हमने हेडिंग को सब हेडिंग से अलाइन किया, बिल्कुल किया। हमने सब हेडिंग को पैराग्राफ से अलाइन किया, बिल्कुल किया। यानी कि ये जो दरमियानी फ़ासला है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी। लेकिन हेडिंग का आपस में फ़ासला क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें,
अब ये जो फर्स्ट वाला कंटेंट हमारा ख़त्म हुआ था, मुकम्मल हुआ था, उसके बाद जहाँ से ये नेक्स्ट हेडिंग शुरू हुई है, ये भी तो एक फ़ासला है। अब ये देखें यहाँ पर फर्स्ट ख़त्म हुआ, तो अब यहाँ पर ये सेकंड कहाँ से शुरू हुआ, वो भी तो एक फ़ासला है। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से। अब ये वाली जो हेडिंग है ये, अब ये एक कंटेंट ख़त्म हुआ ऊपर और नीचे वाला फ़ासला, तो इतनी डिटेल में जाके हम काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, सेव कर देते हैं दोबारा से, और इसको आप बेशक पड़ा रहने दें अपने पास एडिटेबल फाइल के अंदर, काम में आ सकता है आपके। चले जी, हमारा ब्रोशर रेडी है, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। मैंने सेव किया एडिटेबल के नाम से। अब मैं दोबारा जाता हूँ फाइल, सेव के बजाय मैं करता हूँ सेव एज़। सेव एज़ क्या करेगा, एक और कॉपी करेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ ब्रोशर, एडिटेबल को मैं कर देता हूँ प्रिंटेबल। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। और अब ये जो प्रिंटेबल है, इसके अंदर से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर दूंगा, जैसे कि ये तमाम चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को मुझे शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगा। ये रहा सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर ऑल। अब ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर होगा क्रिएट आउटलाइन कुछ करके, टाइप के अंदर होगा, टाइप के अंदर क्रिएट आउटलाइन कहीं होगा। मैं असल में उससे करता हूँ शॉर्ट की से, ये रहा कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसको कर दें। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये देखें आपका टेक्स्ट जो है कन्वर्ट कर देगा शेप के अंदर। तो उससे क्या होगा, जब आप किसी को फाइल देंगे तो उसके पास मिसिंग फ़ॉन्ट का एरर नहीं आएगा। मिसाल लें, ये बेबस न्यू फ़ॉन्ट आपके पास इंस्टॉल है, प्रिंटर को आपने फ़ाइल दी, उसके पास इंस्टॉल नहीं है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा ना। वो बोलेगा कि ये फ़ॉन्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास तो मौजूद ही नहीं है, या इस सिस्टम में तो मौजूद ही नहीं है, तो वो चेंज कर देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो प्रिंटर को फ़ाइल देते हैं उसके अंदर हम आउटलाइन कर देते हैं फ़ॉन्ट्स को। ठीक है, तो अब इसको प्रिंटेबल को मैंने दोबारा से सेव कर लिया, सेव किया, क्लोज़ कर दिया। अब मेरे पास फाइल्स के दो वर्जन हैं, एडिटेबल, ब्रोशर, प्रिंटेबल। अब आप इसको या तो प्रिंटेबल के लें, या तो इसको सिंपली सोर्स फाइल बोल लें क्लाइंट के लिए, ताकि आप क्लाइंट को भी दे सकें और प्रिंटर को भी दे सकें। तो एडिटेबल वाली फ़ाइल हमेशा होगी अपने लिए, जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देखें कि टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट आउटलाइन नहीं हुआ हुआ, जबकि इसके अंदर टेक्स्ट आउटलाइन है। अब मिसाल लें, क्लाइंट ने एक चेंज बोला, ठीक है, आपको ये फ़ाइल थी आपके पास। अब क्लाइंट बोलता है कि आपने एक जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, और ये जो बाइंग प्रोसेस लिखा हुआ था इसकी जगह कुछ और लिखना है हमें। होम बाइंग है ना, बेसिकली उसने क्लाइंट ने बोला हाउस बाइंग कर दें। लेकिन ये जो प्रिंट वाली फ़ाइल थी इसके अंदर तो आप क्रिएट आउटलाइन कर चुके हैं, यानी कि इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते। तो आप इसको क्लोज़ करें, सोर्स फाइल को डिलीट करें, एडिटेबल फाइल को ओपन करें। ठीक है, अपनी जो भी क्लाइंट ने चेंज की है उस चेंज को परफॉर्म करें, हाउस बाइंग प्रोसेस। ठीक है, और इसको सेव करें। सबसे पहले एडिटेबल के ऊपर आपने सेव किया, फिर दोबारा सेव एज किया, और सोर्स फाइल के नाम से, इसको सोर्स फाइल के नाम से सेव कर लिया। याद रखिएगा सेव एज, और फिर कंट्रोल ए, तमाम चीज़ें सेलेक्ट की, और टाइप के अंदर आके क्रिएट आउटलाइंस, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव। अब जब सेव होगा तो सोर्स फाइल के ऊपर ही होगा। ये आप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड ना हो जाए। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब किसी को देना हो तो कैसे देना है। मिसाल लें, अब आपसे आपके किसी दोस्त ने मांगी कि यार मैं आपके इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, या आप अवेलेबल नहीं हैं, आपने अपने दोस्त को सेंड की कि यार क्लाइंट ने मुझे ये चेंज किया है, मैं लैपटॉप एक्सेस नहीं कर सकता, काइंडली तुम चेंज कर दो इसमें। अब वो बोलेगा ठीक है लाओ मुझे फाइल्स दो। अब कौन सी फ़ाइल देंगे आप, सोर्स फाइल, एडिटेबल फाइल, या पूरा फ़ोल्डर? यकीनन पूरा फ़ोल्डर। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली फ़ाइल देंगे तो इस फाइल के अंदर बुराई क्या है। सबसे पहले इस फाइल की बुराई की बात करते हैं। इस फाइल के अंदर तो आपको पता है कुछ एडिटेबल है ही नहीं, ये तो बस एक फाइनल फ़ाइल है, ठीक है, प्रिंट के लिए। तो ये फ़ाइल तो आप नहीं देने वाले। अब ये देंगे यकीनन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें एडिटेबल हैं। लेकिन
इसके अंदर एडिटेबल होने के बावजूद एक चीज़ ख़राब है, और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि इसके अंदर जो इमेजेस हमने इस्तेमाल की हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर हैं, वो हमने एम्बेड नहीं की। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जब भी हम पिक्चर इस्तेमाल करेंगे तो एम्बेड कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको साथ में मना भी किया था कि कुछ केसेस में हम एम्बेड नहीं करेंगे। तो वो कुछ केसेस ये हैं, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसके अंदर 5 इमेजेस हैं या 5 तक इमेजेस हैं तो आप एम्बेड कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा तस्वीरें आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हमने 6 की हैं, तो फिर आप एम्बेड ना करें। क्यों? क्योंकि फ़ाइल साइज़ हैवी हो जाएगा। अभी अगर मैं देखूं तो ये देखें ऑलरेडी 10 MB पर जा चुका है। अगर मैं इन तमाम पिक्चर्स को एम्बेड करूँगा तो ये कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मुझे ये काम नहीं करना, अपनी फ़ाइल का साइज़ हैवी नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सिस्टम हैवी स्पेक्स वाला हो सकता है जिस दोस्त को आप एडिटिंग के लिए दे रहे हैं, जिस प्रिंटर को आप प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो उसमें इतनी पोटेंशियल हो ही नहीं, इतनी पावर हो ही नहीं पीसी के अंदर कि वो इतने हैवी फाइल साइज़ को हैंडल कर सके। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो बेहतर ये होता है अगर ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप उनको एम्बेड नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर रख देंगे। और जब आप फ़ाइल सेंड करेंगे ना किसी को, अपने प्रिंटर को, या प्रिंटर को तो खैर सोर्स फाइल ही सेंड होती है, आप इस पूरे इसकी ज़िप बनाएंगे, ऐड टू आर्काइव ज़िप, ओके, और इस ज़िप को अब आप सेंड करेंगे। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसके अंदर पूरा फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल के अंदर इसको तमाम फाइल्स दूसरी मिल गई जो कि इस्तेमाल हुई हैं। तो ये सही तरीक़ाकार होता है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को सेटअप करने का, उसको इस्तेमाल करने का, उसको किसी और को भेजने का। इस तरह आपके पास मिसिंग एरर्स नहीं आते। अब मैं आपको, अगर मुझे याद हो क्लियरली, तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर मैंने काम किया है सेम इसी तरीके से। तो कंपनी प्रोफाइल के अंदर अगर मैं देखूँ, बाइनरी बिजनेस सॉल्यूशंस नहीं, जी हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये एक कंपनी प्रोफाइल मैंने बनाई थी, सेम उसी तरीके से बनाई गई है। ये देखें, ये एक कंपनी प्रोफाइल है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका टाइटल पेज है, ये इसका सेकंड पेज है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर आगे आगे आगे, और ये इसका कॉन्टैक्ट पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पेज मैंने 2 तरह के बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एडिटेबल फ़ाइल है मेरी, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर दोनों रखे हैं, लेकिन जो फाइनल फ़ाइल है क्लाइंट वाली, उसको मैंने अलग ही सेंड की है। तो बेसिकली हम 2 वर्जन्स बनाते हैं, एक अपने लिए, एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। और फिर PDF में भी आप देखें मैंने 2 वर्जन बनाए, एक प्रिंट वर्जन जो कि हाई है, देखें साइज़ इसका 146 MB है, और एक है वेब वाला, वेब वर्जन, क्योंकि वेब पे हमें जल्दी ओपन करना होता है, तो इसका साइज़ देखें 3 MB आ रहा है। और इमेजेस जो मैंने तमाम इस्तेमाल किए हैं वो ये रहीं, ठीक है। और एसेट्स अगर इसके अंदर कोई इस्तेमाल हुए हैं तो वो ये रहे, लोगो और इसका कंटेंट जहाँ से मैंने बनाई थी। तो कंटेंट मुझे किस तरह से मिला था? इस तरह से मिला था, वर्ड के अंदर, बाइनरी, ये वो, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया, एक पेज में कन्वर्ट किया, इसको दूसरे में, इसको तीसरे में, इस तरह से मैंने वर्किंग की है। तो ये आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें रख दी हैं। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक और किसी और टॉपिक के साथ, आगे के टॉपिक्स के साथ। काफ़ी लंबा हो गया आज का जो लेक्चर है हमारा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें स्मूथ वर्किंग में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।